दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 48वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 31 जनवरी को 5/15 से 6/15 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल आपसे कह रहा है, सीमा ने एक नाव खरीदी जिसकी लागत 3200 रुपए पड़ी और अंकित मूल्य 4000 रुपए था। उसे कितनी छूट मिली? और ये जो छूट है ये किसमें दी गई है? रुपए में, प्रतिशत में नहीं। ज्यादातर ऐसे सवालों में प्रतिशत छूट पूछी जाती है। अब देखिए, इसका जो अंकित मूल्य था, मतलब जो मार्केट प्राइस था, वो कितना था? 4000 का। और उसने जो खरीदा वो कितने में खरीदा? 3200 में। मतलब छूट कितने की मिली है उसको? सीधा सीधा 800 रुपए की दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? उस ढक्कन वाले बेलनाकार पात्र का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलनाकार पात्र मतलब बात बेलन की हो रही है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, होल सरफेस एरिया की बात हो रही है। आधार का व्यास कितना है? k सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? k/2। पहली बात तो ये, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता कितना है? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो होता है 2πr r प्लस, ये तो फॉर्मूला हो गया। ये तो क्या है आपका? फॉर्मूला हो गया। अब आपको जो d दिया गया है, व्यास जो दिया गया है, d बराबर कितना दिया गया है? k, मतलब r बराबर कितना हो जाएगा? k/2। और h बराबर पहले से ही k/2 दिया हुआ, बस इसमें आप पेस्ट कर दीजिए। तो 2 गुणे पाई गुणे r की वैल्यू कितनी है? k/2। r की वैल्यू है k/2 और प्लस k/। अब देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल, यहां से आपका बचेगा पाई और k/2 और k/2 मिलकर के क्या बना देंगे? k। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा पाई के स्क्वायर, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का औसत 25 है, x का मान। तो औसत बराबर होता क्या है? तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अब देखिए, योग तो इनका है, तो इनका अगर मैं योग करूंगा तो कितना आएगा भाई? देखिए, 18 12 ये 30 है, 50 60 40 100, ये हो जाएगा 100। इधर 130 और 24 मतलब कितना हो जाएगा? ये 154। कितना हो जाएगा? 154 प्लस x। ठीक है, संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं 8 और औसत दिया हुआ 25। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि योग बराबर होता है संख्या गुणे औसत, 8 गुणे 25। अब देखिए, 154 प्लस x बराबर 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200। मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस 154 बराबर उत्तर कितना हो जाएगा? 46। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। जोड़ने के लिए मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, यहां पे 0 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो 30 30 60 20 80 10 90 40 130, 24 और था, मतलब कितना हो गया? 154। और एक संख्या ऑलरेडी x है तो 154 प्लस x हो गया। औसत हमको 25 दिया हुआ है, संख्याएं कितनी है? 8, मतलब होना कितना चाहिए? 200 है, कितना? 154। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 में से 154 घटा दिया, उत्तर कितना आ गया? 46। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, एक असाइनमेंट प्रस्तुत करने में विलंब के कारण सुहानी के अंक 10% से कम हो गए और उसे 135 अंक प्राप्त हुए। असाइनमेंट में उसके कितने अंक हो सकते थे यदि प्रस्तुत करने में कोई विलंब ना होता? 10% कम हो गए, मतलब कितने हो गए? 90। और 90% की वैल्यू कितनी दी गई है? 135। अगर कम ना होते तो उसको 100% मार्क्स मिल गए होते। मतलब 90% की वैल्यू दी गई है, 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब सवाल में जो दिया गया है वो दिया गया है 90% और 90% की वैल्यू दी गई है 135। अगर मैं इसको काट दूं तो 10% की वैल्यू 9 दाहम और ये कितना आ जाएगा? 15। तो
तो अब आपको निकालना कितना है 100%। 100% का मतलब यहाँ पे कितने का गुणा हो रहा है 10 का, तो यहाँ भी आप कितने का गुणा करेंगे 10 का, मतलब उत्तर हो जाएगा 150। और ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक शिक्षक ने कक्षा में एक यूनिट टेस्ट आयोजित किया। 30 छात्रों का औसत, 30 छात्रों में से 14 छात्रों ने 80 और शेष 16 छात्रों ने 65 अंक प्राप्त किए, तो भारित औसत अंक कितना होगा। अब यहां पर अगर मैं अंकों की बात करूं तो देखिए अंक कितने कितने हैं, एक है 80 और एक है 65। और जो संख्या है, संख्या कितनी है 14 और कितनी है 16। संख्या को तो आप रेशियो में ले सकते हो, तो ये 7 और ये कितनी। यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि कोशिश ये कीजिए कि जो सबसे कम वाला जो औसत है उसी को हम सबका औसत मान लें। मतलब मैं पूरे का औसत कितना मान लेता हूं 65, तो यहां से बचेगा कितना 15। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है 15 का, और 15 कितने लोगों का ज्यादा है 7 लोगों का, और इसको बांटना कितने लोगों में है 15 लोगों में। इसका मतलब क्या हुआ 65 तो मैं सभी का ले रहा हूं, प्लस ज्यादा कितना हो रहा है 15 कितने लोगों का, सॉरी 15 कितने लोगों का ज्यादा हो रहा है 7 लोगों का, और बांटना कितने लोगों में है 15 लोगों में। 15 से 15 कैंसिल, मतलब बचा कितना 65 + 7 = 72। एक तरीका तो ये था। दूसरा, अगर मैं सभी का 80 मान लेता, 80 मान लेता, तो अब कम होता तो कितना कम होता 15 कम होता, 15 कम होता। कितने लोगों का 8 का, 15 15 कम हो जाता। बटना कितने लोगों में था 15, तो 15 से 15 कैंसिल, मतलब 80 - 8, तब भी उत्तर कितना हो जाता 72। यही आपके सवाल का जवाब है। वैसे मेरा अपना मानना यह है कि कभी भी जब भी औसत की बात आए तो आप हमेशा ही कम वाले को आप औसत मान लीजिए। कारण उसका यह है कि मैथमेटिक्स का एक थंब रूल है कि घटाने से जोड़ना ज्यादा आसान होता। अगर यह मामला दशमलव का होता तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी। दिक्कत क्या आती, मतलब घटा सकते हो लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता, भले वो 1 सेकंड ही ज्यादा क्यों। दूसरा, मैथमेटिक्स में हमेशा ये बात याद रखिए कि गुणा करना भाग करने से ज्यादा आसान होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, किसी देश की जनसंख्या में पहले वर्ष में 8 की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 10 की कमी, तीसरे वर्ष में 6 की वृद्धि। यदि वर्तमान जनसंख्या 6 करोड़ है तो 3 वर्ष बाद, देखिए 8 की वृद्धि, तो 8% का मान होता कितना है भाई 2/50। ठीक है, 6% का मान कितना होता है, तो 6% का मान होता है 3/50। इसको आप 1/25 भी कर सकते हैं, यह भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो गया यार, उल्टा लिख दिया मैंने। 2/25, 3/50, और किसका है 10 की कमी, और 10% का मामला कितना है 1/। अब आप देखिए 8 की वृद्धि हुई, मतलब मामला है 25 से 27 का। फिर क्या है, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई, मतलब मामला कितने का है 10 से 9 का। तीसरे वर्ष में फिर से 6 की वृद्धि हुई, मतलब मामला कितने का है 50 से 53 का। कुछ कट रहा है क्या, दिख तो नहीं रहा मेरे को। मतलब यहां पर जो मामला है वो कितना है 25 पंचे 125, और 1 और 2 जीरो, ये है मामला। और इधर मामला कितने का देखिए 9 है 9 है 9 है। ठीक है, तो 9 त्रिक 27, 9 नमा 81। देखिए 27 × 9 × 53। बेहतर यह है कि 27 में मैं 53 का गुणा मार दूं, तो 27 नहीं 81, 27 पंचे 135 और 8 143, और इसमें भी मैं 9 का गुणा करूंगा तो 9 × 1 = 9, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36 और 2 38, 9 × 1 = 9 और 3 12। मतलब यहां पर मामला कितने का है 12,800। अब देखिए पहले जनसंख्या कितनी है 6 करोड़, 6 करोड़, 3 2 5 और ये 2 7, करोड़ के लिए 7 जीरो, 1 2 1 2, 125 से काटेंगे तो 1000 कटेगा और कितना आएगा 8, तो 8 छंग 48, मतलब यहां मामला हो जाएगा 48 डबल। ये आपकी कहानी है। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे मेन मामला है वो है कैलकुलेशन का। अब आपको 12,879 में 48 का गुणा करना है।
तो आप चाहे 48 का गुणा कर दीजिए, चाहे 50 माइनस 2 का कर दीजिए, बात तो वही है। और 50 का गुणा मतलब 2 का भाग, तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 नाई 18, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा। 2 का करेंगे तो 2 नाई 18, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, 16 1 17, 12 दूनी 24 और 1 25। इसमें से इसको घटाना है, तो अब अगर घटाते बन रहा तो ठीक है। 10 में से 8 चला गया 2, 14 में से 5 चला गया 9, 8 में से 7 चला गया 1, 13 में से 5 चला गया 8, 3 में से 2 चला गया 1 और ये 6 और 2 जीरो और 6 18 19 20। 3 वर्ष बाद जनसंख्या वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो 18 19 20 ये हो जाएगा। क्योंकि वृद्धि निकालनी है, तो वृद्धि निकालनी तो आप यहां भी वृद्धि देख सकते थे। वृद्धि कितने की थी? 12,879, मतलब मामला कितने का था? 379 का। तब वृद्धि पूछ रहा था तो हमको क्या करना पड़ता? 379 गुणे 48 मतलब 50 माइनस 2, 50 का गुणा मतलब 2 का भाग, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाई 18, 2 पंचे 10 और माइनस 2 नाई 18, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 तिहाई 6 और 1 7। ठीक है, 10 में से 8 चला गया 2, 14 में से 5 चला गया 9, 8 में से 7 चला गया 1 और ये 18। अब आप देखिए 2 जीरो हमने छोड़ दी थी, यही 2 जीरो आप लगा दो, ये आपका उत्तर। ठीक है, 18 19 20 और 1 जीरो और। ठीक है, क्योंकि यहां ये था मतलब गुणा इस पे होगा, क्योंकि आपसे वृद्धि पूछी गई थी। संख्या पूछ ली होती तो इसके पहले 6 लग गया होता। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। शंक्वाकार पात्र की त्रिज्या 4, आयतन इतना, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आयतन शंकु का होता कितना है? आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। यहां पर आपको एक नई चीज देखने के लिए मिल रही है, और वो नई चीज देखने के लिए क्या मिल रही है? नई चीज देखने के लिए मिल रही है एल। और एल की वैल्यू होती कितनी है? एल की वैल्यू होती है √h² प्लस। अब यहां पे आर आपको दिया हुआ, आर की वैल्यू अगर मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? h। अब यहां देखिए 1/3 गुणे पाई गुणे आर की वैल्यू कितनी है? 4² गुणे h बराबर कितना है? 16 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल। ठीक है, मतलब h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l की वैल्यू हो जाएगी 4² प्लस 3²। जिनको ट्रिपलेट पता है उनको मालूम है कि इसकी वैल्यू 5 है। क्यों है भाई? क्योंकि ये 16 प्लस 9 बराबर होता है √25 और √25 का मान कितना होता है? 5। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा पाई आर एल, तो पाई आर एल पूछ रहा है, तो पाई गुणे आर की वैल्यू कितनी है? 4 गुणे एल की वैल्यू कितनी है? 5, मतलब उत्तर हो जाएगा 20 पाई। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। सवाल में डाटा बहुत ही खूबसूरत दिए गए हैं, क्योंकि डाटा तुरंत कट गए इसलिए उत्तर तुरंत आ गया। इसी में सवाल को थोड़ा सा अगर लेंदी बनाना होता तो उस सवाल में वो डाटा ऐसे दे सकता था जहां पर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, जैसे पिछला वाला सवाल था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, 1 महीना अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, शेष राशि का, शेष की बात हो रही है, मतलब 20 खर्चा हो गया तो 80 बचा, 75% घरेलू सामान पर खर्च करती है और वह 600 रुपए बचाती है, तो उसकी आय क्या थी? मैंने आप लोगों को बताया था प्रतिशत का एक बहुत बेसिक सा रूल है, यदि बाद की वैल्यू देकर के पहले की वैल्यू पूछी जाती है तो पहले की वैल्यू को हम हमेशा x मान लेते हैं, पहला। दूसरा, अगर शेष करके बात की जाती है तो हम घटाते हुए मान को लिखते हैं। मतलब अगर मान लीजिए उस महिला की आय कितनी थी? x थी, 20 खर्चा हो गया, मतलब बचा कितना? 80। अब उसमें से कितना खर्चा हो गया? 75। 75 खर्चा हो गया, मतलब बचा कितना? 25। और फाइनली जो बचत है वो कितनी है? 600 की। अब ये देखिए 4/5, 25 एक कम 25, 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 600 गुणे 5, मतलब उत्तर हो जाएगा 3000 रुपया। और ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करे। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अनिल और बबलू दिए गए कार्य को 50 दिनों में, बबलू और कैंडी 60 दिनों में, अनिल, बबलू और कैंडी इसे 30 दिनों में, बबलू द्वारा कुल कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या। अब देखिए अनिल और बबलू कितने दिनों में कर रहे हैं?
50 दिनों। ठीक है, बबलू और कैंडी ये कितने दिनों में कर रहे हैं? 60 दिनों में। अनिल, बबलू और कैंडी ये कितने दिनों में कर रहे हैं? तो 30 दिन। ठीक है, अब ये टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ तो आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना है। 30 तो इसके अंदर है ही है, इन दोनों को हटा दे, 5 छक्का 30, मतलब वर्क बराबर कितना हो जाएगा? 300। और वर्क बराबर 300 मतलब इसकी इफिशियंसी 6, 300 में भाग दिया, 300 में 60 का भाग दिया 5, और ये कितनी है? 10। अब देखिए आपसे पूछा किसका है? आपसे पूछ रहा है बबलू द्वारा बबलू का बी का। देखिए यहां भी बी शामिल है, यहां भी बी शामिल है। इन दोनों को आप देखिए 6 5 11, और ए बी सी की वैल्यू कितनी है? 10, मतलब बबलू की वैल्यू केवल 1 है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, देखिए ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, तो अगर मैं इसको सी प्लस बी कर दूं तो ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी है? 10, और बी की वैल्यू आपको निकालनी है, और ये फाइनली कितनी है? 6 और 5, मतलब कितनी हो जाएगी? 11। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 माइनस 10 बराबर कितनी? 1। मतलब बबलू की जो क्षमता है वो 1 है, तो काम करने में उसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 300/1, मतलब उत्तर हो जाएगा 300 दिन। ठीक है, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यह बात समझने की है, चूंकि हमें बबलू, अगर देखिए मान लीजिए मुझसे क्या पूछा गया होता? ए पूछा गया होता, अनिल का पूछा गया होता, तो मैं क्या करता? बबलू और कैंडी, यहां से बबलू और कैंडी हटा देंगे तो अनिल बचेगा। अगर मान लीजिए मुझसे अनिल पूछा गया होता, सॉरी अनिल पूछा गया तो बबलू कैंडी को हटा देते। अगर कैंडी पूछा गया होता तो अनिल और बबलू को हटा देते। लेकिन आपसे पूछा क्या गया? बबलू। बबलू यहां पर भी है, बबलू यहां पर भी है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मामला ये बनेगा, और ये बनेगा जिसमें से एबीसी की क्षमता 10 है, मतलब बी की क्षमता कितनी है? 1 है। अब डायरेक्ट निकाल सकते थे, 11 है, कॉमन बी है, तो 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, मतलब बबलू की जो क्षमता है वो कितनी है? 1। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। a/6 b/10 बराबर c/4, a/6 बराबर b/10 बराबर c/4, और आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है a प्लस बी प्लस c/a। अब इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे कि इसके बराबर मैं किसको मान लूं? के को। तो a बराबर b बराबर c बराबर a की वैल्यू हो जाएगी 6 के, b की वैल्यू हो जाएगी 10 के, और c की वैल्यू हो जाएगी 4 के और k कैंसिल, मतलब बचेगा 6 10 और 4, और ये नहीं। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, रेशियो अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा, कि बच्चा अपना और ये जनरेशन के नीचे है, मतलब ए का बच्चा कौन है? 6, तो ए का मान 6 हो जाएगा। बी का बच्चा कौन है? 10, मतलब बी का मान 10 हो जाएगा। सी का बच्चा कौन है? 4, मतलब सी का मान 4 हो जाएगा। बस यही वैल्यू आप उठा के यहाँ पेस्ट कर दीजिए, तो 6 + 10 + 4 बटे कितना? 6, 10 6 16, 16 और 4 20, 20/6 काटेंगे तो ये 10 और ये 3। ठीक है, 10/3 आपका उत्तर है, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। टी स्थान ए से बी तक जो 50 किलोमीटर की दूरी पर है के बीच की आधी दूरी, मतलब 25 किलोमीटर की 20 मिनट में तय करता है। दूसरे आधे भाग के दौरान उसकी चाल कितनी होनी चाहिए ताकि उसकी औसत चाल कितनी हो? 80। यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दूरी समान होती है, अगर दूरी समान होती है तो जो औसत चाल है उसका फॉर्मूला होता है 2ab/a+, मतलब मैंने आपको बोला था एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए और फिर वापस लौट करके आए, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते थे। ये क्यों था? क्योंकि जाने और आने में अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया है तो जितनी दूरी उसने तय की उतनी दूरी वो आने में भी तय करेगा। यहां पर उसने क्या किया है, ये जो वर्ड यूज कर लिया उसने, आधी दूरी, तो आधी दूरी और फिर आधी दूरी, मतलब दोनों की दूरी क्या है? समान है, तो औसत चाल का फॉर्मूला तो यही रहेगा। लेकिन अब यहां दिक्कत यह है कि आपको ये वाली औसत चाल, ये वाली तो पता है, ये कितनी है? 80। अब इन दोनों में से मुझे एक चीज पता होनी चाहिए, तो इन दोनों में से एक चीज पता करने के लिए उसने क्या दे दिया है? दूरी दे दी है, और क्या दे दिया है? समय। तो चाल बराबर क्या होता है भाई? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी है कितनी? तो दूरी है 25, समय कितना है? 20, लेकिन काहे में है? मिनट में है, तो इसको घंटे में बदल दीजिए। तो अब ये कितना हो जाएगा?
25 गुणे 60 बटे 20, 20 तिहाई 60, मतलब कितना हो जाएगा 75। मतलब अब आप ये कह सकते हो कि 80 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 75 गुणे 20 बटे 75 प्लस, ये है मामला। अब आप इसको काट लीजिए, 40 हो जाएगा, 5 से काटेंगे ये 8 और ये 15। अब तो कुछ कटेगा नहीं, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 8 गुणे 75 प्लस 8 गुणे 20 बराबर कितना है 15। अब देखिए 15 बी में से 8 भी घटेगा तो कितना आ जाएगा 7 बी, और 7 बी बराबर कितना है 8 गुणे 75, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणे 75 बटे कितना है 7। 7 का अगर मैं भाग दूं तो 7 एकम 7, 7 भाग ना पहुंचे लब्धे सुन, 50 है तो 7 सता 49, तो 8 सते 56, 8 दाहम 80, 80 और 5 85, लगभग बार 85.6 आएगा, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। अब ये 7 है, 7 है हमारे में 6 आ रहा है क्योंकि हमने इसके आगे का कैलकुलेशन किया ही नहीं, ठीक है। तो आगे का कैलकुलेशन हमने नहीं किया, आगे का कैलकुलेशन आप करते तो उत्तर यही आ जाता। तो कुल मिलाकर के जो उसके लौटने की जो चाल थी वो कितनी है 85.6। थोड़ा सा अच्छा सवाल इसमें इसलिए ये कहा जाएगा क्योंकि एक बात तो ये है कि अभी तक सवालों में औसत चाल पूछता था, एक क्वेश्चन जरूर बीच में ऐसा आया था जिसमें औसत चाल देकर के यहाँ की चाल पूछा गया। इस सवाल में एक नई चीज इसने इंट्रोड्यूस कर दी, और वो ये चीज ये थी कि वहां पर चाल न देकर के उसने दूरी और समय दे दिया। दूरी में एक बात का ध्यान रखिएगा, ये टोटल दूरी है और ये बात किसकी हो रही थी आधी दूरी की, तो ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी 50/2, मतलब 25 किलोमीटर की दूरी है जिसको उसने 20 मिनट में तय किया है। चाल आप तुरंत निकाल सकते हो। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, ए और बी अकेले एक काम को पूरा करने में 4 और 6 घंटे का समय लेते हैं, ठीक है। बारी बारी से 1-1 घंटे काम करते हैं। ए से शुरू करते हैं तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, देखिए ए और बी 4 घंटे 6 घंटे ये टाइम दिया हुआ है। तो इनका जो वर्क है इनका एलसीएम, और एलसीएम कितना हो जाएगा 12, मतलब इसकी इफिशियंसी है 3, इसकी इफिशियंसी है 2। अब बारी बारी का काम है, मतलब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 5 काम बराबर कितने घंटे लगेंगे, अब पहले 1 घंटे में जाता 2 घंटे बराबर कितना है 1 ही हो। अब देखिए 12 काम करना है, 5 काम हो रहा है तो 12 में अब 5 का भाग दे दीजिए, तो 5 दूनी 10, मतलब पूरा मामला कितना हो गया, पूरा मामला हो गया 2 यूनिट तो पूरी और प्लस 2 काम और। अब 1 यूनिट 2 घंटे की है तो 2 यूनिट कितनी हो जाएगी 2 गुणे 2, और 2 काम करना है। काम कौन शुरू कर रहा है ए शुरू कर रहा है, और एक दिन में काम कितना कर रहा है 3, करना कितना है 2, मतलब 2/3, मतलब उत्तर हो जाएगा 4 सही 2/3 घंटे। और ये दिया हुआ है कहाँ 4 3 12 दूनी 14, उत्तर ये है, ठीक है। देखिए 4 3 12 2 14, 14/3, ठीक है। 4 सही 2/3 बोलिए, 14/3 बोलिए, बात तो वही है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है 50 फल बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 फलों का विक्रय मूल्य, यहां सवाल में एक चीज मिसिंग है, या तो लाभ होगा और या तो 10 फलों के विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें मतलब लाभ नहीं है हानि, वो हानि नहीं है लाभ है। 10 फलों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। यहां मैं आप लोगों को बता दूं, जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो जिसके बराबर हमें लाभ या हानि हो रही होती है उसकी कीमत हम मान लेते हैं 1 रुपए प्रति वस्तु। अब यहां देखिए 10 फलों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहां पे लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 10। 50 फल बेचे हैं मतलब विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 50, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो क्रय मूल्य चाहिए, तो 50 - 10 बराबर कितना हो जाएगा 40। तो जो लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे कितना 100, मतलब कितना हो जाएगा 10/40 गुणे 100, ये कैंसिल, 4 से काटेंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा 25%। यही आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, जिसके बराबर भी लाभ हो, अगर मान लीजिए 10 फलों के
क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। तो हम क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, या फिर हम विक्रय मूल्य ना मान के क्रय मूल्य मानते हैं। कितना है 50 है, तो उत्तर कितना हो जाता 10/50 × 100। हानि होती तो हम 10 फलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही, तो हानि 10 हो जाती, विक्रय मूल्य 50 रहता, लेकिन क्रय मूल्य कितना हो जाता 60। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कैलकुलेशन करना है। लाभ और हानि हमें यही दी जाती है, और एक वस्तु की जो कीमत है वो हमें 1 रुपए मान करके चलनी है। बात करते हैं अगले सवाल की। 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा, 6% मेकिंग का चार्ज दिया, 6% लाभ प्राप्त किया। अब कितने का बोल रहा है 10 ग्राम का। तो 10 ग्राम है तो मैं इसको 150 को ही 10 क्यों ना कर दूं। अगर मैं इसको 150 को 10 करूंगा 10 अगर मुझे बनाना है तो मुझे कितने का भाग देना पड़ेगा 15 का। यहां पर भी मैं 15 का भाग दे देता हूं, तो 15 चौके 60, 1 2 3 4। मतलब देखिए यहां पर मैं बोल रहा हूं कि 150 ग्राम की वैल्यू कितनी है 6 लाख रुपया। अब चूंकि मेरे से 10 ग्राम पूछा गया तो मैं इसी को 10 ग्राम बना देता हूं। तो 10 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने का भाग है यहाँ पे 15 का, तो यहां पर भी कितने का भाग हो जाएगा 15 का, तो 15 का भाग दे दीजिए, तो 15 चौके 60, 1 2 3 और ये 4। मतलब कीमत कितनी है 40,000 रुपए। अब उसमें 6% मेकिंग चार्ज है और 6% ही लाभ है। मतलब 40,000 की चीज थी, उसमें 6% मेकिंग चार्ज मतलब इसके ऊपर लगेगा, और 6% ही इसके ऊपर लाभ चाहिए, तो यहां भी 106/100 हो जाएगा। तो 1 2 1 2 1 2 1 2। अब 106 का स्क्वायर कितना होता है भाई, देखिए 106 ये भी 6 है और 106 ये भी। शायद कुछ ऑडियो का इश्यू आ गया था, इसको मैं एक बार और समझा देता हूं। देखिए सवाल में आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है 10 ग्राम के लिए। अब अगर 10 ग्राम के लिए आपसे पूछा गया है तो आप क्या करोगे, भैया 150 ग्राम था, इसी को हम 10 ग्राम बना लेते हैं। तो 150 ग्राम की वैल्यू 6 लाख, 10 ग्राम बनाना मतलब 15 का भाग देना है, तो 15 का भाग यहाँ पे दे दीजिए। मतलब 10 ग्राम की कीमत कितनी है 40,000 रुपए। अब इस पर उसे 6% मेकिंग चार्ज देना है और 6% ही उसको लाभ प्राप्त करना है। तो 40,000 में 6% का मेकिंग चार्ज 106/100, 6% का ही लाभ मतलब 106/100। काट लिया तो कितना आ गया 11,236। अच्छा 106 का स्क्वायर किया है मैंने। आप चाहते हो तो इसको 53/50 53/50 भी कर लेते और 53 का स्क्वायर कर देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। गुणा कर लिया तो कितना आ गया 44,944 रुपए दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोला दो संख्याओं का गुणनफल 1890 है। संख्याओं में 3 का अंतर है, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखिए गुणनफल बराबर, मैंने आप लोगों को बार बार ये बताया, गुणनफल होता है HCF गुणे HCF गुणे A गुणे B। ठीक है, जो अंतर है वो क्या होता है HCF गुणे A माइनस B। और जो लघुत्तम समापवर्त है ये कितना होता है, ये होता है HCF गुणे A। ये 3 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब यहां पर मैंने आपको बोला देखिए यहां भी HCF है और यहां भी HCF है, और इन दोनों में जो कॉमन है मतलब 1890 और 3, इनका जो आप HCF निकालोगे तो HCF बराबर कितना आ जाएगा 3। अब देखिए यहां पर जो है HCF मतलब इससे अगर हम लें तो 3 गुणे 3 गुणे A गुणे B बराबर कितना दिया हुआ है 1800। अगर मैं काटूंगा तो 3 छके 18, 300 630, इसको काटूंगा तो कितना जाएगा 210। ए गुणे बी की वैल्यू 210 है, तो एलसीएम आपको निकालना है, तो HCF 3 है, ए गुणे बी की वैल्यू 210 है, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 630। और यही आपके सवाल का जवाब है। आप चाहते तो एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, एलसीएम बराबर होता है गुणनफल बटे HCF। ठीक है, आप चाहते तो यहां से डायरेक्ट भी लगा सकते थे एलसीएम की वैल्यू, ये भी होता है। ठीक है,
अब देखिए यहां पर आप HCF तो 3 निकाल ही चुके थे, गुणनफल आपका 1890 था ही, 3 का भाग दे दे, 3 छक्का 18, 3 त्रिका 9, 630 आ जाता। ठीक है ना। तो चाहे आप इस फॉर्मूले के रूप में कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, मर्जी आपकी। ठीक, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 1000 पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से, 1 वर्ष 20% की दर से ब्याज ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, ब्याज। अब देखिए अर्धवार्षिक है मामला, तो अर्धवार्षिक है तो ये 20% क्या हो जाएगा, 10%। ठीक है, और 1 वर्ष है, कितना है, 1 वर्ष है तो ये 1 वर्ष कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। अब देखिए 10% का मामला कितना होता है, 1/10 का, मतलब मामला है 10 से 11 का, और वर्ष 2 है, मतलब पूरा मामला ये है। अब ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 121, मतलब ब्याज कितने का है, 21 का। इस 100 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 1000 रुपया। 2 0 ये 2 0 ये, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 10, तो 21 की वैल्यू हो जाएगी 21 गुणे 10, मतलब उत्तर हो जाएगा 200। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मामला 2 वर्ष का होता है तो कहानी ऐसी है। ठीक है, अब ये 10% है, तो 1000 का 10% कितना होता है 100, और 100 का 10% कितना होता है 10, बस आप गुणा कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा 10, मतलब ब्याज कितना हो जाएगा 210 रुपया। ये दोनों ही तरीके आपके सामने है, चूंकि डाटा इतना सरल है कि इसको आप कैसे भी लगाते आपका उत्तर आ ही जाता। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। 2p बराबर 3q बराबर 5 8, p प्लस क्यू प्लस आर बराबर है 6200, p और r के बीच का अंतर। देखिए यहां मैंने आपको बोला था 2p बराबर 3q बराबर 5 8। अब ये पति और पत्नी के बीच का मामला है। अब p की निगाह दूसरे की बीवियों पर, मतलब p इज टू q इज टू r, तो p की वैल्यू इसकी निगाह इन दोनों पर रहेगी, मतलब 3 गुणे 5 अनुपात q की निगाह इन दोनों पर रहेगी 2 गुणे 5 अनुपात आर की निगाह इन दोनों पे रहेगी 2 गुणे 3। अब देखिए ये कितना है 15, ये कितना है 10, और ये कितना है 6। ठीक है, और इन तीनों की जो वैल्यू है जोड़ने के बाद ये कितनी है 6200, मतलब 10 प्लस 15 है पहले, 15 प्लस 10 प्लस 6 बराबर कितना है 6200। तो 15 10 25 और 6 31, 31 बराबर कितना दिया हुआ है 6200, मतलब 1 की वैल्यू कितनी दी गई है 200। अब आपसे पूछ के रहा पी और आर का अंतर, ये है मामला। तो पी और आर का अंतर कितना है 15 माइनस 6 बराबर कितना है 9, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 गुणे 200, मतलब उत्तर हो जाएगा 1800 रुपए, और ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, रेशियो का बहुत ही बेसिक सवाल कहा जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है 3 की घाते 27 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर थ्योरम काफी दिनों के बाद आई, मतलब काफी पेपरों के बाद आई, बीच में 2 जगह यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम मिली थी। देखिए सवाल में आपको बोल रहा 3 की घाते 27 को किससे भाग देना है 26 से। यहां पर एक बात हमको ध्यान रखनी है कि ऐसा देखिए कि ऊपर हमें जिसको भाग देना है, नीचे हमें जिससे भाग देना है, ऊपर वाली संख्या को उसके एक ऊपर या एक ज्यादा या एक कम में ले जा सकते हैं क्या। अब यहां देखिए 3 की घाते 3 में अगर मैं देखूं तो वैल्यू कितनी होती है 27, और अगर मैं 27 में 26 का भाग दूंगा तो मेरे को शेष कितना मिलेगा, शेष बराबर 1। ठीक है, मतलब इस 3 की घाते 27 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 3 की घाते 3 गुणे 9, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की घाते 3 पूरे पे घाते 9, और ये 26। ठीक है, अब आप देखिए ये वैल्यू 27 है, 27 में 26 का भाग देना है, तो यहां पर जो शेष बचेगा वो शेष कितनी बार कितना बचेगा 1, और 1 कितनी बार बचेगा 9 बार, मतलब जो शेष आएगा वो कितना आ जाएगा 1, और ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। रिमाइंडर थ्योरम का है, इससे ये पता लगता है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़नी है, लेकिन सवाल रिमाइंडर थ्योरम का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। किसी उत्पाद का अंकित मूल्य 1000 है, यदि इसे 7% छूट पर बेचा जाए और डीलर 50% लाभ करे तो उत्पादन का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य 1000 रुपया है, ये कितना है 1000। ठीक है, अब एक्स था, 7% की छूट मतलब 93, और 50% का लाभ मतलब 150 बटे, ये है पूरी कहानी।
ठीक है, तो ये कितना 3, ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, नौ सौ तीस 3 620 उत्तर तो ये हो जाएगा। अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। 1000 रुपए की वस्तु थी, इस पर 7 की छूट मिल गई, मतलब मामला कितने का हो गया 1 2 1 2, मतलब सामान कितने का था 930 का। अब ये 930 पर कितने का लाभ लिया गया है 150 का, मतलब ये जो 930 रुपया है इसका 100 की चीज की ये वैल्यू कितनी लिख दी गई है 150, मतलब 2 की वैल्यू का मान कितना है 3, 3 की वैल्यू 930 है, तो 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, मतलब कितना हो जाएगा ये 310, मतलब उत्तर हो जाएगा 620 रुपया। ठीक है, 1000 का सामान था, 93 की 7 की छूट पर बेचा गया, मतलब बेचा गया 930 का, उस पर लाभ कितने का है 50% का, मतलब 150% की वैल्यू दी गई है और 100 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। एक विमान किसी मैदान के चारों ओर उसकी 4 भुजाओं से संलग्न 150, 300, 450, 600 चाल से उड़ता, चारों ओर घूमते हुए विमान की औसत चाल क्या। बढ़िया सवाल। यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यद्यपि ये शुरू से ही मैं इसको पढ़ाते आ रहा हूं, अगर दूरी समान है, क्योंकि यहां पर क्या है बात किसकी हो रही है, एक विमान मैदान के चारों ओर उसकी 4 भुजाओं के संलग्न, ठीक है, मैदान के चारों ओर घूमते हुए विमानों की औसत चाल, इसी यहां पे वर्गाकार होना चाहिए था, नहीं तो सवाल नहीं लगे। वर्गाकार, अब वर्गाकार मैदान का मतलब क्या हुआ जिसकी चारों भुजाएं बराबर, मतलब यहां पर दूरी समान है, और जब दूरी समान होती है तो औसत चाल बराबर क्या हो जाता है, औसत चाल बराबर हो जाता है D1 D2 D3 D4 बटे D1 प्लस S1, D2 अपॉन S2, D3 अपॉन S3 और D4 अपॉन, ये आपको याद रखना है। अब देखिए सभी के लिए दूरी तो समान है, तो इसको तो हम एक एक ही मानेंगे, और अब देखिए एक के लिए पहली चाल कितनी है 150, दूसरे के लिए कितनी है 300, तीसरे के लिए कितनी है 450 और चौथे के लिए कितनी है 600। अब यहां पे आप देखो यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, 0 0 को आप भूल जाओ, तो 15 30 45 और 60। देखिए इसका अगर मैं LCM निकालूंगा तो 15 और 30 तो 60 में शामिल है। अबे देखिए 15 3 45, 15 चौके 60, यहाँ मामला है 15 गुणे 4 का, 45 बनाना है तो 3 और चाहिए, मतलब कितना हो जाएगा 4 3 12 5 60 180, 180 और आपने एक एक जीरो हटा दिया था तो 180, एक जीरो और लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 1800, मतलब यहाँ मामला हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा ये 1800। अब देखिए 150 का अगर मैं भाग दूंगा तो 12 आएगा, 300 का मैं भाग दूंगा तो 6 आएगा, 450 का भाग दूंगा तो 4 आएगा, 600 का भाग दूंगा तो 3 आएगा, ये 1800 पर 12 6 18 4 22 और 3 25, तो 4 गुणे 1800 बटे कितना 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 अट्ठे 128 की 8 हासिल आई 12, 16 कम 16 और 12 28, उत्तर हो जाएगा 288 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे वो समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं बराबर होती हैं, वर्गाकार में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और जब कभी भी दूरियां बराबर होती हैं तो सवाल को लगाने का तरीका केवल यही है, और आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। 2-3 इसमें नई चीजें आपको देखने के लिए मिली, एक तो औसत चाल वाला मामला था, अभी आप देख रहे होंगे कि 3D 2D में मतलब मेंसुरेशन में सवाल को वो डाटा न दे करके उसमें वो सवाल को अलजेब्रिक फॉर्म में दे रहा है। ठीक है, ये भी एक नई चीज है। दूसरा आपने औसत चाल वाले मामले में भी देखा, चाल वाले दोनों ही सवालों में आप लोगों ने देखा कि सवाल को थोड़ा सा उसने डिफरेंट किया है, बाकी का सवाल अपने लेवल पर ही है, बाकी का सारा पेपर मॉडरेट लेवल का ही ये पेपर कहा जाएगा क्योंकि सारे सवाल अपने ट्रैक पर ही चल रहे हैं।
एक दो सवाल ऐसे थे जैसे रिमाइंडर थ्योरम आपके पास दोबारा देखने के लिए मिली, इसके पहले केवल 2 ही पेपरों में आई थी। इससे यह साबित होता है कि आपको नंबर सिस्टम में कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ पूछा जा सकता है। हाँ, उसका लेवल हो सकता है इजी हो, नंबर सिस्टम में अभी तक टफ सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन कमर्शियल मैथमेटिक्स में सवाल टफ आ रहे हैं। आज का ये वीडियो का डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।